तो आज हम प्रारंभ करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषता। और इस संविधान की विशेषता ये है, इस संविधान की एक विशेषता को उठा करके उसका हम समग्रता से अध्ययन और परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है। क्यों अपनाता है संसदीय शासन प्रणाली को? देखिए, तीन प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और तीसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आप देखेंगे जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उन देशों में, अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, एक होता है सरकार का प्रमुख, दूसरा होता है राष्ट्र का प्रमुख। दो प्रमुख होंगे संसदीय शासन प्रणाली पे, दो प्रमुख होंगे ऐसा किसी भी देश के लिए। एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और दूसरा होता है आपका सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, दूसरा होता है आपका सरकार का प्रमुख। तो भारत में देखेंगे चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है तो हमारे यहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना। हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय हैं और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का जो सरकार है, सरकार की मुखियागिरी प्रधानमंत्री करते हैं और यही वास्तविक प्रधान है। क्यों? जो मंत्रिपरिषद है हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद सर्वोच्च होती है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 है ना। और ये मंत्रिपरिषद का जो सूत्रधार होगा वो होगा प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक सेतु का काम करेगा, एक वार्तालाप का काम करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं उन सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को अवगत कराएगा और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार तंत्र को कायम करता है। ठीक है, सब चीज को बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करिएगा, मैं डिकोड करने का प्रयास करूंगा पूरा टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए यूपीएससी का एक पॉलिटी में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझेंगे। दूसरा होता है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस देश में, जैसे अमेरिका, अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यहां पर राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट। अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राष्ट्र का भी प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। ये होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कहीं कहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दो पद होते हैं और ये दोनों पद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्रिटेन भी संसदीय शासन वाली प्रणाली का देश है, लेकिन वहां पे राष्ट्र का प्रमुख राजा है, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी तक अपने पद में राजा के स्थान को प्रमुख रहा है। परंपरागत रूप से राजा के पद को अभी भी बना के रखा है। ब्रिटेन में राजा उस राष्ट्र का गौरव है, वहां का सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च कार्यपालिका राजा में है, लेकिन राजा कार्य प्रमुख राजा नहीं है। क्यों? सरकार का प्रमुख वहां प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद की सहायता से राजा काम करता है। भारत में सिर्फ राजा की जगह पे राष्ट्रपति महोदय हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। पहली चीज हमें यह समझना है, ठीक है, हमारे संविधान में एक संसदीय शासन प्रणाली है। अब इस संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे जो सरकार है, सरकार की तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, कहीं पर भी हैं संस्थान की तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं। पहली होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है विधायिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। अब देखिए, यदि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, देखिए सभी की शक्तियां, सभी के कार्य संविधान ने स्पष्ट कर दिए हैं। संविधान ने कहा है कि विधायिका का काम है कानून निर्माण करना, विधान का निर्माण करना। संविधान ने स्पष्ट कर दिया कि आपका कार्य क्या है? विधि निर्माण करना, आपको करना है विधान का निर्माण, केवल कानून बनाना है, आपको कानून पे ही काम करना है। ठीक है, भारत की विधायिका का नाम संसद है। अमेरिका में विधायिका का नाम कांग्रेस है, वहां की विधायिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। भारत में विधायिका का नाम संसद है, संसद के दो सदन है। क्या नाम है हमारे संसद के दो सदनों का नाम? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ब्रिटेन में भी दो सदन है, पहली आपकी वहां पर लॉर्ड सभा और दूसरी है कॉमन सभा, है ना। तो हर जगह पे है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है वहां पे लॉर्ड सभा है, वहां पे कॉमन सभा है ना। और जैसे हमारे यहाँ पे
राज्यसभा है वहाँ पे राज्यसभा है, वैसे ही राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ वहाँ सीनेट है अमेरिका में। तो एक कंपेयर करके अभी हम कभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो विधायिका काम है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। क्यों? क्योंकि भारत में कानून का शासन है, हमारा देश कानून के शासन के तहत चलता है ना। हमारा देश कैसे चलता है? रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, समता का अधिकार है, हमारे यहाँ विधि का शासन है, कानून का शासन और विधियों का समान संरक्षण है। तो रूल ऑफ लॉ है भारत में, तो कानून निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई पार्लियामेंट को, हमारे देश की विधायिका को। तो दूसरा काम दे दिया गया कार्यपालिका। कार्यपालिका के पास काम यह है कि कार्यपालिका को जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है उन कानूनों को लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, यह सारा कार्य किसका है? कार्यपालिका का काम है, ठीक है। और अधीनस्थ विधायन का काम करवाना, दो काम कार्यपालिका के हैं। तीसरा है काम न्यायपालिका। न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका कार्य है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की संपरीक्षा करना, उनको देखना और उन पे किसी भी तरीके का यदि संवैधानिक हस्तक्षेप किया जाता है तो उसको सुपरविजन करना, यानी कि यह संविधान का अभिभावक का कार्य करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? हमारे संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है, संरक्षक है। इसकी जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुसार देश चल रहा है, संविधान के अनुसार कानून बनाया जा रहा है, संविधान के अनुसार उसे लागू किया जा रहा है या नहीं। तो न्याय प्रदान करने के साथ साथ देश के संविधान को लागू करवाने का काम न्यायपालिका का होता है। तो हमारे देश में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, यानी देखो इसकी शक्तियां अलग हैं, इसकी शक्तियां और कार्य अलग हैं, इसकी शक्तियां और कार्य अलग हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसकी शक्तियां अलग होने के बावजूद, इसकी शक्तियां अलग होने के बावजूद, इसकी शक्तियां अलग होने के बावजूद भी ये तीनों एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने देश में उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत अवधारित किया। उन्होंने कहा यदि हम किसी एक संस्था को पूरी शक्ति, जैसे अमेरिका में क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वहां पे विधायिका को न्यायपालिका से कोई मतलब, न्यायपालिका वहां की बहुत पावरफुल है, वहां किसी तरीके से विधायिका भी बहुत पावरफुल है, वहां की कार्यपालिका भी बहुत पावरफुल है, वहां पे तीनों शक्तियां अपने आप में इंडिपेंडेंट है और तीनों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए वहां पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि यदि हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाते तो हो सकता था कि कोई संस्था अपने आप में बहुत ज्यादा निरंकुश हो जाती और देश की जो हमारी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारा देश गुलामी के माहौल से निकल के आया है और हमने ब्रिटिशर्स के तहत अपने देश के शासन को संचालित किया है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी और इससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके थे। ये प्रणाली हमारे संवैधानिक तंत्र में, हमारे कानूनी ढांचे में बंध चुकी थी। तो ऐसे में ब्रिटिश संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत न रख के चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत रखा कि एक संस्था दूसरे संस्था से जुड़ाव रखेगी ताकि कोई भी संस्था निरंकुश ना बन सके। विधायिका कार्यपालिका से, कार्यपालिका विधायिका से, विधायिका न्यायपालिका से, न्यायपालिका विधायिका से, न्यायपालिका कार्यपालिका से। अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो संविधान में बहुत सारे उपबंध हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मंत्रिपरिषद है, इसके अलावा महान्यायवादी आते हैं, मंत्रिपरिषद में ही आपके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद है ना, महान्यायवादी आपके इस पे हैं। यदि आप विधायिका की बात करें तो विधायिका में भी राष्ट्रपति हैं। देखो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वो विधायिका का भी सदस्य है। विधायिका 3 लोगों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। तो एक तरीके से आप देखें तो जो राष्ट्रपति एक सेतु का काम करते हैं विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य। क्या करते हैं राष्ट्रपति? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य एक लिंकिंग वर्क करते हैं, ये एक तरीके से आपस में एक सेतु का काम करते हैं। तो पहली चीज आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना, बहुत इजी है, इजीली समझिए पूरे के पूरे मेथड को। तो पहले क्या हो गया, पहला जुड़ाव तो ये हो गया कि राष्ट्रपति की उपस्थिति कार्यपालिका प्रमुख के तौर पे भी है और यहाँ पर विधायिका। विधायिका में कैसे, कोई भी बिल बनेगा संसद से तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उस बिल को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ विधायिका में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। पहला जुड़ाव तो ये। दूसरा, जो विधायिका
विधायिका होगी, विधायिका के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा से जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं, इन्हीं से मिल करके कार्यपालिका के एक हिस्से मंत्रिपरिषद का जन्म होता है। मंत्रिपरिषद विधायिका के गर्भ से पैदा होती है। विधायिका देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है, इसकी मां कौन है? विधायिका, है ना। विधायिका का जन्म कहां से होता है? पार्लियामेंट से। यही पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, यही सदस्य तो बाद में मंत्री बनते हैं, यही सदस्य तो बाद में मंत्री बनते हैं। तो जो हमारे मंत्री परिषद है, इसका जन्म भी पार्लियामेंट से ही होता है, संसद से ही होता है। इनका जन्म कहां से होता है? संसद से होता है, पार्लियामेंट से होता है। तो ये भी आपका एक जुड़ाव रखते हैं। एक जुड़ाव आपका क्या है कि संसद से ही मंत्रिपरिषद का जन्म होता है, यानी विधायिका से भी मंत्रिपरिषद का जन्म होता है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव भी पार्लियामेंट ही करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के सदस्य और साथ साथ राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो एक आपका ये महत्वपूर्ण चीज है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी पार्लियामेंट। तो देखिए आपस में जुड़ रहे हैं। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अब एक चीज और देखिए, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी हैं, है ना। मंत्रिपरिषद के जितने भी समूह हैं, एक मंत्री पर अविश्वास होने का मतलब है सभी मंत्रियों पर अविश्वास, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्री होते हैं एक नाव पे डूबते हैं, या फिर एक साथ पूरे के पूरे एक नाव पे तैरते हैं, या एक साथ सभी डूब जाते हैं। यहां पे एक मंत्री इस्तीफा दे सकता है, उसकी जगह पे नया मंत्री आ सकता है, लेकिन यदि लोकसभा के प्रति अविश्वास हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, नई मंत्रिपरिषद का सृजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या है यहां पर आप देखें तो कार्यपालिका विधायिका से दूसरा जुड़ाव क्या होता है? मंत्रिपरिषद का सामूहिक तौर पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, मंत्रियों का व्यक्तिगत तौर पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, यह भी एक जुड़ाव रखता है। इसको भी आप इसके तहत लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हमारे देश में अनुच्छेद 61 जो आपका है इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 महाभियोग की बात है। देखो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार यूपीएससी में भी आ चुका है, पीएससी में भी पूछा जा चुका है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है निम्नलिखित में से किस कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली मानी जाएगी? तो आप यही लिखेंगे, नियंत्रण और उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण भारत को संसदीय शासन प्रणाली वाला देश कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 61 देखेंगे तो इस पे क्या इंपीचमेंट कौन लगाता है? संसद का कोई एक सदन, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। राष्ट्रपति का चुनाव भी पार्लियामेंट करे और राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है। मंत्रिपरिषद का जन्म भी होता है और मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा समाप्त भी कर सकती है। तो दोनों पावर होती है, यानी कि कार्यपालिका का जन्म भी होता है, कार्यपालिका को समाप्त भी करने का काम विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 भी आपका जो संसद के संविधान में महाभियोग की बात है। देखो महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ आ सकता है, बाकी जितने भी पद हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इनके लिए रिमूवल शब्द प्रयोग किया गया है, महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद संविधान में हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये आर्टिकल क्या है? कई प्रकार के अधिकार देते हैं। फंडामेंटल के संरक्षण में न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी जाती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो कार्यपालिका के द्वारा किसी भी तरीके के व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, विधायिका के द्वारा किसी प्रकार के कानून को बनाकर फंडामेंटल राइट को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारे यहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है? कार्यपालिका और विधायिका पे नियंत्रण रख सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, या इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, न्यायिक सक्रियता कर सकती है, पीआईएल के माध्यम से, के माध्यम से। तो ऐसे में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर सुपरविजन करती है और देखती है कि ये विधि के अनुसार, कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक जुड़ाव ये हो गया। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कार्यपालिका प्रमुख द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया विधायिका के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को नियुक्ति, उनका स्थानांतर, उनका ट्रांसफर, ठीक है, ये सब कहां से किया जाता है? ये सारा कुछ पार्लियामेंट के माध्यम से किया जाता
जाता है और उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी पार्लियामेंट में चलती है, उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कोलेजियम सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ना रख करके चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत रखा गया है, ताकि हमारे संविधान में कोई भी, अब जैसे आर्टिकल 143 है 143, इसमें राष्ट्रपति को यदि विधि संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मांग सकते हैं उसकी। तो विभिन्न माध्यमों से पूरे संगठन को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, समझ गए है ना। इस आधार पे यदि आप आर्टिकल 75 की बात करें, आर्टिकल 61 की बात करें, आर्टिकल 79 की बात करें, आर्टिकल 21, 24 की बात करें, आर्टिकल 226 की बात करें, आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 74 की बात करें, आर्टिकल 55 की बात करें, आर्टिकल 54 की बात करें, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सभी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को आपस में जोड़ के रख देती हैं। समझ रहे बात को। तो भारत में उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसीलिए आपको ये दिमाग में बैठा लेना और इस टॉपिक को आत्मसात कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।